दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों को पता लगाने का दावा किया। डॉक्टर मुजम्मिल वही हैं जिसे पुलिस ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले से कुछ रोज पहले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था और फिर उसके 2 ठिकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल का एक ठिकाना फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में था, जबकि दूसरा ठिकाना धौज गांव में था। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये जमालपुर खोरी के पूर्व सरपंच जुम्मा खां का ये मकान है। गाँव के पूर्व सरपंच का ये मकान सड़क के किनारे है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस मकान की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। मतलब फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव और धौज गांव के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए अपना ठिकाना बना रखा था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा खान का मकान 8000 रुपए किराए पर लिया था। सूत्रों ने दावा किया कि उसने 3 बेडरूम, किचन और हॉल वाला मकान ये कहकर किराए पर लिया था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करेगा। 3 महीने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम और किचन का एक जो घर था वो किराए पर लिया था और ये कहा था कि वो यहाँ पर फल का व्यापार करेगा। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि डॉक्टर मुजम्मिल अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक उस मकान में रहा था। बाद में उसने ये कहकर मकान खाली कर दिया था कि वहाँ गर्मी ज्यादा है। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का प्लान कारोबार की आड़ में विस्फोटक को मकान में छिपाना था, लेकिन जब उसका ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने मकान को खाली कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में पहुंची थी। एनआईए उसे उस मकान में भी ले गई थी जिसे उसने किराए पर लिया था। दावा किया गया कि मकान मालिक जुमा खान ने डॉक्टर मुजम्मिल को पहचान लिया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक महिला कई बार उस मकान पर आई थी। बाद में पता चला कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शाहीन थी। ये भी जानकारी जुम्मा खान ने एनआईए को दी है कि शाहीन सईद के साथ कई बार डॉक्टर मुजम्मिल इस घर पर आया करता था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने मकान मालिक को यह बताया था कि डॉक्टर शाहीन उसकी रिश्तेदार है। और मकान मालिक जुम्मा खान ने एनआईए को बताया कि भतीजे के इलाज के दौरान अल फलाह अस्पताल में डॉक्टर मुजम्मिल से वो पहली बार मिले थे। जुम्मा खान के भतीजे को कैंसर था और उसी के इलाज के लिए वो अल फलाह अस्पताल गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वहीं पर उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से हुई थी। इसके बाद उन दोनों से जुमा खान की अच्छी जान पहचान हो गई थी। दावा किया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल कई बार उनके ऑफिस भी आया था। हालांकि जुलाई में जुमा खान के भतीजे की कैंसर से मौत हो गई थी। जुम्मा खान के भतीजे को कैंसर था और जुलाई महीने में उसकी मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में अल फलाह में वो इलाज के लिए गया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने जुम्मा खान से पहले दोस्ती बढ़ाई और फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए उनके मकान को किराए पर लिया था। और चौंकाने वाली बात यह कि जांच के दौरान एनआईए को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर मुजम्मिल का 4था ठिकाना में मिला। दावा किया गया कि वहां उसने कई दिनों तक विस्फोटक छिपा कर रखा था। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का 4था ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बना एक कमरा था। दावा किया गया कि उसने सबसे पहले उसी कमरे में करीब 12 दिन तक विस्फोटक छिपा रखा था। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था। वहां पर 12 दिन तक खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। सूत्र बताते हैं कि 12 दिन के बाद डॉक्टर मुजम्मिल ने चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से फतेहपुर तगा गांव में मौजूद किराए पर लिए एक कमरे में विस्फोटक शिफ्ट कर दिया था। दावा किया गया कि उसी कमरे पर तैयार हुआ विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। और इस सब के बीच दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच कर रही एजेंसियों को आतंकी मुजम्मिल और शाहीन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। दावा किया गया कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही शाहीन असल में उसकी पत्नी है और दोनों 2 साल पहले ही शादी कर चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी के साथ काम करती थी। डॉक्टर शाहीन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के आतंकी रैकेट से जुड़ी जानकारियां मिली थी। शुरुआत में डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी होने की वजह से डॉक्टर शाहीन की तलाश की जा रही थी, लेकिन जब डॉक्टर शाहीन की कार से पुलिस को AK-47 राइफल मिली तो पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। और उस वक्त डॉक्टर शाहीन को मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड माना जा रहा था, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल और शाहीन की शादी साल 2023 में ही हो गई थी, लेकिन दोनों जानबूझकर अपना रिश्ता छिपा कर रखते थे। यानी दोनों ने किसी को भी ये कभी नहीं बताया कि वो पति पत्नी है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उम्र में मुजम्मिल से बड़ी है और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी उसका तीसरा शौहर है।
इससे पहले वो 2 शादियां और भी कर चुकी है। शाहीन का पहला पति मुंबई में रहता है, जबकि दूसरा पति यूपी के कानपुर में डॉक्टर है। लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले दोनों ही पतियों से शाहीन का तलाक हो चुका है, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान ही शाहीन की दोस्ती मुजम्मिल से हो गई थी और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। खबरों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास की ही एक मस्जिद में दोनों का निकाह हुआ था और दोनों के निकाह में मेहर की रकम 5 से 6 हजार रखने पर सहमति बनी थी, जबकि उस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी संगठनों के साथ काम करना शुरू कर चुका था। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 2021 में ही मुजम्मिल ने अंसार गजवतुल हिंद नाम के आतंकी संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जबकि शाहीन का भी आतंकी संगठनों से कनेक्शन कई साल से माना जा रहा है। यही वजह रही कि दोनों के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ दोस्ती ही नहीं हुई, बल्कि दोनों का मकसद एक होना भी दोनों के रिश्तों की बुनियाद बन गया। लेकिन जांच एजेंसियों की नजर डॉक्टर शाहीन के उन पैसों पर है जो उसने मुजम्मिल और उमर को दिए थे, जिनका इस्तेमाल खतरनाक केमिकल, हथियार और धमाकों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां खरीदने में किया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहीन ने आतंकी मुजम्मिल को 2023 में ही हथियार खरीदने के लिए करीब 6.5 लाख रुपए दिए थे। फिर 2024 में उमर उन नबी को फोर्ड इकोस्पोर्ट कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए। इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पर लाखों रुपए शाहीन ने मुजम्मिल और उमर को दिए। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक करीब 28 लाख रुपए शाहीन की तरफ से उमर और मुजम्मिल को दिए गए और माना जाता है कि ये पैसा डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए खर्च किया। बल्कि जिस इकोस्पोर्ट गाड़ी को खरीदने के लिए डॉक्टर शाहीन ने पैसे दिए थे, वही इकोस्पोर्ट गाड़ी दिल्ली में हुए धमाकों के बाद फरीदाबाद से बरामद की गई थी और जांच एजेंसियों का मानना है कि उस इकोस्पोर्ट गाड़ी को भी धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाना था। आतंकियों से बरामद हुई ब्रेजा कार भी शाहीन और मुजम्मिल ने ही खरीदी थी। इसीलिए माना जा रहा है कि जो पैसा डॉक्टर शाहीन के जरिए डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल तक पहुंच रहा था, वो किसी आतंकी संगठन का हो सकता है। यानी माना जा रहा है कि शाहीन तो किसी बड़े संगठन के लिए डॉक्टरों तक पैसा पहुंचाने का जरिया बनी हुई थी। अकेले शाहीन के ही खातों में बीते कुछ साल में लाखों रुपए के कई लेन देन मिले, जिनकी वजह से जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया। क्योंकि न सिर्फ शाहीन के खातों में लाखों रुपए के लेन देन का जिक्र मिला, बल्कि शाहीन एक साथ कई बैंकों में खाते चला रही थी, जिनमें कुछ सरकारी बैंक हैं और कुछ निजी बैंकों के खाते भी हैं। जांच के दौरान शाहीन के 7 बैंक खाते होने की जानकारी मिली। इनमें 3 खाते कानपुर के और 2 बैंक खाते लखनऊ और दिल्ली में हैं। और शाहीन के बैंक खातों की जांच में कुछ बड़े लेन देन भी मिले। 2017 में उसके खाते में 19 लाख रुपए का लेन देन हुआ और सूत्रों के मुताबिक इसमें कई लेन देन ऐसे रहे जिनका पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया। और इसीलिए माना जा रहा है कि शाहीन किसी बड़े आतंकी संगठन का पैसा डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल तक पहुंचा रही थी। शाहीन के तार जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन से भी जोड़े जा चुके हैं, जो आतंकी संगठन जैश की महिला ब्रिगेड चला रही है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश की महिला ब्रिगेड की सरगना सायदा अजहर का आतंकी शाहीन से सीधा कनेक्शन होने की बात सामने आई थी। यहां तक कि दावा यह तक किया गया कि जैश की महिला ब्रिगेड के लिए भारत की मुस्लिम महिलाओं को रिक्रूट करने का जिम्मा शाहीन को दिया गया था। शाहीन ही उन महिलाओं को चुनने, उनका ब्रेन वॉश करने और उन्हें आतंकी ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसीलिए आशंका यह भी जताई जा रही है कि मुजम्मिल वाले आतंकी नेटवर्क को शाहीन के जरिए मिल रहा पैसा देश से बाहर से आया हो। और इसीलिए शाहीन और मुजम्मिल की विदेश यात्राओं की भी जांच की जा रही है। शाहीन तो कुछ साल के लिए सऊदी अरब भी रहकर आई थी और वहां भी एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा शाहीन 3 बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुकी है, जबकि 2013 में डॉक्टर शाहीन थाईलैंड की यात्रा पर भी गई थी, जबकि मुजम्मिल के पासपोर्ट पर सिर्फ तुर्की की यात्रा की जानकारी है। और सूत्रों के मुताबिक वो तुर्की की यात्रा पर अपने आतंकी हैंडलर के साथ गया था, जहां उसके साथ आतंकी उमर भी था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि मुजम्मिल और उमर नबी दोनों ही भारत छोड़कर हमेशा के लिए सीरिया या अफगानिस्तान में बसना चाहते थे। लेकिन माना जा रहा है कि शाहीन और मुजम्मिल ने जानबूझकर अपने निकाह की बात सबसे छुपाकर रखी, जिसके पीछे किसी बड़ी साजिश का भी शक जताया जाने लगा। और माना जा रहा है कि दोनों मिलकर कोई बड़ी योजना बनाने में लगे थे। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि दोनों ने शादी सिर्फ फंडिंग को आसान बनाने के लिए की हो, क्योंकि पति और पत्नी के बीच अगर लेन देन बड़ी रकम का भी हो तो भी जांच एजेंसियों की पकड़ में नहीं आता। जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस की एसटीएफ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल तक पहुंची, तब तक उन्हें शाहीन की कोई खबर नहीं थी। इधर दिल्ली बम ब्लास्ट केस के तार तबलीगी जमात से जुड़ने के बाद यूपी पुलिस ने मेरठ में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों पर सख्ती बढ़ा दी। पुलिस ने उनके वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के लिए फॉर्म जारी कर दिए।
ताकि पता चल सके कि मेरठ में तबलीगी जमात का हिस्सा बनने आया शख्स कौन है और कहां से आया है। पहले हम रजिस्टर मेंटेन करते थे, अभी हमें एक दो महीने पहले हमें मेरठ बुलाया था अधिकारियों ने। उन्होंने कहा भाई ये पर्चे भर के आप सबके फ़ोटो और सबके आधार कार्ड के नंबर लिखे, ये आपको इस तरीके से फार्म भर के भेजने हैं। जानकारी के मुताबिक ये फॉर्म मेरठ की तबलीगी जमात से जुड़े सभी केंद्रों में भेजे गए। उन फॉर्म में तबलीगी जमात में शामिल होने वाले लोगों के नाम, आधार कार्ड, पता और फोन नंबर के साथ ही तस्वीर लगाना भी जरूरी होगा। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली धमाके के तार यूपी के मेरठ के तबलीगी जमात से जुड़ते दिखे। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ दिन पहले केमिकल से बम बनाने के आरोप में गुजरात से 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए उन तीनों लड़कों में एक लड़का उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला था। दावा किया गया कि वो लड़का तबलीगी जमात में शामिल होने की बात कह के अपने घर से निकला था। इसी वजह से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने भी सुरक्षा एजेंसियों के इस कदम को सही ठहराया। तो अच्छा काम है और इसमें जो परफॉर्मा किया इससे तो ठीक है, फायदा भी मिला, कोई नुकसान नहीं है इसमें। तो सुरक्षा एजेंसियों ने उम्मीद जताई कि इससे तबलीगी जमात में शामिल होने वालों का डेटा आसानी से मिल जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े होने के शक में की गई। दावा किया गया कि इस दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। और इस अभियान के तहत शोपियां के एक इलाके में पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने एक मकान को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले दौड़ते हुए उस मकान के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई जमाते इस्लामी से जुड़े एक व्यक्ति के घर में की गई। बाद में इस संगठन से जुड़ी कुछ और इमारतों में भी छापेमारी की गई। वहां भी किसी को संभलने का मौका नहीं दिया गया। और इसी तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर के कई दूसरे इलाकों में भी की गई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों ने अपनी गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी थी। और इसी खबर ने पुलिस को अलर्ट कर दिया। इसके बाद उसने पुलवामा में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे। जो नेटवर्क है जमात इस्लामी का, इस हवाले से जो तहकीकात है वो यहाँ पर पुलवामा पुलिस भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन शोपियां और पुलवामा के अलावा श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में भी चलाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ भी की गई। दावा किया गया कि इस दौरान कई मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए। बाद में पुलिस उनकी जांच में जुट गई ताकि आतंकी नेटवर्क का कोई सुराग मिल सके।